एक बार फिर स्वागत है आप सबका बायोलॉजी क्लासेस विद बलराम साहू। कई बार क्या होता है कि चैनल का नाम देखकर ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी क्लास होती होगी। तो आपको बता दूं कि मैं 9th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास और कुछ व्यापम्स क्लास होते हैं, सीजी व्यापम के क्लास है ना, सीजी व्यापम का हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है, और बायो के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, व्यापम क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये जो वीडियो बनता है वो किड्स के लिए नहीं है ना। और नीट के भी क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं आपको बायोलॉजी में। और आपको यूपीएससी का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। और पीएससी का तो कंफर्म नहीं है मेरे को। यूपीएससी का क्वेश्चन मिलेगा आपको, नीट का क्वेश्चन मिलेगा आपको, नीट का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा बायोलॉजी का, है ना। ओके, तो आज की जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का है, वो है चैप्टर 4 है ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 लिख दिया यहाँ पर, पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वो है परमाणु आकार, परमाणु का आकार, है ना। चलिए, तो परमाणु के आकार के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं एटॉमिक साइज के अंतर्गत, कि परमाणु है, जो परमाणु होती है ऐसा, ठीक है, जो परमाणु है, ठीक है, ये जो परमाणु के आकार है उस वो किस स्थिति में घटता है, किस स्थिति में बढ़ता है, यही आज पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक कौन है, मेन टॉपिक आपका विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो ये नॉर्मल आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले, उसका चलेंगे हम लोग विद्युत ऋणता और आयनन ऊर्जा में, है ना। तो परमाणु का आकार के अंतर्गत हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या है। तो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की कोष की दूरी, है ना, परमाणु त्रिज्या कहलाती है ना। परमाणु के नाभिक के केंद्र से, मतलब ये परमाणु है, ये परमाणु, इस परमाणु के जो नाभिक है, उस नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोष, ये मतलब इसमें कितने कोष होते हैं, के एल एम एन, 4 कोष होते हैं, ठीक है, और आगे भी हो सकते हैं। तो जो लास्ट कोष आएगा, हर तत्व में अलग अलग कोष, किसी में केवल के कोष ही लास्ट होता है, किसी में एल कोष लास्ट होता है। तो जो लास्ट कोष है उसको बोल देंगे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष, ठीक है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के कोष ऐसे भी कह सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष, ठीक है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के कोष या तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोष। तो किसी परमाणु के नाभिक, ये नाभिक है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के कोष, जो सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है ना जिसमें रहेगा वही सेंजिल्टन कहलाता है, तो उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के कोष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहाँ से जो कोष रहेगा उसकी तक की दूरी वो कहलाएगी परमाणु त्रिज्या, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि परमाणु का आकार कैसा बढ़ता है और कैसा घटता है। आवर्त सारणी आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन शुरू होता है, ऐसे आवर्त सारणी को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आप आवर्त सारणी देख सकते हैं, है ना। अब हमने ये तो पढ़ डाली कि आवर्त सारणी ये देख डाली कि आवर्त सारणी किस तरह होती है। इस तरफ हाइड्रोजन होता है और उसमें 18 वर्ग होते हैं ऐसे लाइन्स, ठीक है, और इधर होता है 7 समूह ऐसे, है ना। तो अब ये होता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है ना। तो आपको समझा देता हूँ कि परमाणु के समूह में, जो समूह है उसमें, इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, इसकी क्लियर नहीं हो रही है तो उसको ही आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो समूह हैं, ठीक है, वो 18 समूह हैं ऐसे लाइन से आवर्त सारणी में, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे क्षैतिज पंक्तियाँ होती है उसको बोलते हैं आवर्त। तो आवर्तक बारे में बात नहीं बोलते हैं, आवर्त बारे में बात करेंगे तो आवर्तम क्या होगा, बाएं से दाएं के बारे में बात करेंगे। समूह के बारे में बात करेंगे तो ऊपर से नीचे वाली बात करेंगे। समूह और आवर्तम में फ़र्क समझ आया। जैसे क्षैतिज पंक्तियाँ होती, ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं उसको समूह बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और जो ऐसे क्षैतिज पंक्तियाँ होती है ऐसे लाइन से, ठीक है, 7 पट्टी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्तक, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन बनता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। चलिए इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि समूह में हम लोग देख देते हैं
हमारे पास है, मान लो जाए बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4। ठीक, बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12। उसके नीचे कौन है? कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20। मैं ऐसे आवर्तन जा रहा हूँ, ऐसे जाएगा तो आवर्त है वो। ठीक है, अभी मैं वर्ग जा रहा हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना। तो बेरिलियम के बाद कौन आता है भाई? बोरान आता है 5, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, ऐसे होता है। तो मैं इसे नीचे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर देखिए तो यहाँ पर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक में। 12 में जाओ, 12 को कैसे भरेंगे हम लोग? 1 और 2, ठीक है, कितना बचा? 10। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कितना बचा? 2। तीसरे में 2 कर देते हैं। ठीक, कैल्शियम कैसे भरेंगे? इसी में बता रहा हूँ मैं कैल्शियम को। 20 को कैसे भरेंगे? पहले में 2, उसके बाद 8, ठीक है, उसमें तीसरा में होता है 18, 2 8 18 32। लेकिन बोरबरीक नियम के अनुसार आप जानते हो 2 8 और पहले यहाँ पर इधर और भरते हैं 2 2, जब तक ये चौथा कक्षक में नहीं भरेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कक्षक में जब तक नहीं भरेंगे तब तक इसमें हम लोग 8 से 9 नहीं कर सकते हैं। 2 इधर पहले भरेंगे तो 8 2 10, 10 2 12, ठीक है, और 20 में 12 गया मतलब 8 बचा, 8 इधर कर देते हैं हम लोग। ठीक, ऐसा नियम होता है। बोरबरी का नियम आप लोग देखना है, चैनल में जाइए, 9th क्लास में जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा बोरबरी का नियम। ठीक, चलिए, तो 2 8 8 8 2, तो पहले में कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3 4 5 6 7 8। अभी कैल्शियम को बता रहा हूँ ना। उसके बाद ये 3 कक्षा हो गया, चौथा कक्षा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब हम लोग एक एक कक्षक बढ़ रही है। इसमें 2 ही कक्षक था, इस वाले में जी 2 ही कक्षक था। इसमें कितने कक्षक हो गया? 1 2 3, 3 कक्षक हो गया। और इसमें देखो 4 कक्षक हो गया, 1 2 3 4, 4 कक्षक हो गया। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब कक्षक का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है क्योंकि कक्षक बढ़ रही है। तो यही क्वेश्चन किया गया है आपको। क्या किया गया है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के कक्षकों में परिवर्तन होता है, अर्थात एक कक्ष बढ़ जाता है, जिससे नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अतः परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, किसके बीच बोल रहे हैं यहाँ पर? नाभिक और बाह्यतम कोश। ये बीच का नाभिक होता है, ये देखिए, और ये बाह्यतम कोश होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और परमाणु आकार बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अब इधर देखते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए ऊपर से नीचे वाला बात का क्लियर हो गई। अब बाएं से दाएं जाने पर, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा? चलिए मैं इस चीज़ को फिर एक बार समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। चलिए, ये मैग्नीशियम, यहाँ से हम नीचे जाते हैं, अब हम लोग इधर जाते हैं। तो बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। चलो मैं तीनों में समझा रहा हूँ। ठीक है, बेरिलियम का 4, तो कैसे बनेगा ये वाला को बता देता हूँ। ये वाला चित्र, डबल खर्चा नहीं करते हम लोग, है ना। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बट गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, 1 और 2। चलो, तो इसमें कितने कक्षक हो गए? 2 कक्षक हो गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ मैं, 2 और 2। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोरान में चलते हैं 5 में। तो इसका कैसा रहेगा? पहले कक्षक में 2, ठीक, उसके बाद कितना बचा? 3 बचा क्या? तो 1 2 3, दूसरे कक्षक में 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। बढ़िया। कहाँ है इसके बाद? बोरान के बाद नाइट्रोजन में चलते हैं 7, सॉरी कार्बन 6 में चलते हैं, इसका हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, अब देखिए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, इसमें कितने हैं? बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बाएं से दाएं जाए परमाणु के आकार में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो हमने ऊपर से नीचे बता दी कि बढ़ता है करके। अब इसमें तो कोई बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक कक्षक 2 कक्षक, एक कक्षक 2 कक्षक, एक कक्षक 2 कक्षक, 2 ही कक्षक है, तो वैसे बढ़ क्यों रही, घट क्यों रही है? तो एक्चुअली में आपको समझना ये है कि अगर, अच्छा समझना इस वर्ड को, मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आएगा।
ये 2 कक्षा है ना, इसको मैं बड़ा कर दिया हूँ ना थोड़ा सा, ये एक और ये दो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच, ठीक है। एक कक्षा, दो कक्षा, दो कक्षा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखना है अब। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और नाभिक क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का आकर्षण गुण होता है इसमें, ठीक है, जिसका वजह से ये खींचता है, ऐसे अपनी ओर खींचता है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया है ना। चलो, ये क्यों बताएं वो आपको समझ आएगा। अब दूसरा हम चलते हैं, ये 5वें नंबर में, पहले कक्षा में 2 कक्षा है ये ना, दूसरे कक्षा में 3, 1 2 और ये 3। चलिए देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन था और ये नाभिक था, दोनों के बीच आकर्षण था, तो 2 जने मिलकर जब इससे क्रिया करता है, मतलब नाभिक से आकर्षित होती है, तो 2 जने हैं ये आकर्षण लगाती हैं, तो 2 जने का बल कम रहेगा, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बीच में और 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ भी लिख सकते हैं ना, ऐसे एक ही जगह नहीं लिख सकते हैं एक ही जगह, लेकिन यहाँ पर हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इसको 3 को मैं अलग अलग दर्शा दिया हूँ ऐसे। अब देखो, यहाँ पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन खींचता था, ठीक है ना, आकर्षित। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो नाभिक को खींचता है। तो खींचेगा तो ऐसे सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा ना, ठीक है ना। 3 जने बल लगाएगा, यहाँ पर 2 ही जने बल लगाता था, यहाँ पर 3 जने बल लगा रहे हैं, तो सिकुड़ेगा ना, तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये क्या था? बड़ा था। और पीछे आइए, 6 में देखते हैं, पहले कक्षक, दूसरा कक्षक। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 4, 1 2 3 4। अब देखो, 2 बल लगाता था तो नॉर्मल बड़ा था, 3 बल लगाया तो छोटा हो गया। अब 4 बल लगाएंगे एक साथ नाभिक में ऐसे, तो और छोटा हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार है वो छोटे होते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे नाभिक बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल लगाकर उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसका आकार सिकुड़ जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है, तथा उसकी परमाणु त्रिज्या की लंबाई भी कम हो जाती है। अतः बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है, परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं धात्विक और अधात्विक गुणधर्म में, धातु और अधातु गुणधर्म में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धातु। धातु को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं वो धातुएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है भैया, जैसे कि ये मैग्नीशियम है। चल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 12 है ना इसका, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कौन सा आयन बनाएगा? धन आयन बनाएगा, धातु है वो। क्लियर हो गई? चलिए, क्लियर हो गया ये। और उदाहरण दिया गया है सोडियम में, पोटेशियम वगैरह वगैरह। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। और अधातु देखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 8 2 10 और 17 करना है ना, 7 और करना है, 7, ठीक है। 8 2 10 17, 17 होता है ना क्लोरीन का, ठीक है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 7 है, मतलब 8 की जरूरत, 8 में अग्रिगेशन प्राप्त करता है ना, 8 में स्थायी होता है ये, तो 1 की जरूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ग्रहण करेगा। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। क्लियर? उपधातु। वे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण रखता है उपधातु कहलाते हैं। देखिए, ये मैं नॉर्मल परिभाषा दे रहा हूँ छोटे क्लास के लिए, लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग बड़े क्लास में, आप लोग बड़े क्लास में जाओगे तो देखना एकदम क्लियर, बड़ी बड़ी परिभाषाएं दिखेगी आपको, ठीक है। ये सिलिक, ठीक है ना। आर्सेनिक वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, ये सब है उपधातु, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के, है ना, किसी विलगित, विलगित मतलब अलग, विलगित मतलब क्या होता है? अलग। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ। ये परमाणु है,
अब परमाणु बहुत सारे किससे परमाणु परमाणु है ना। तो जो अणु बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, अणु, अणु बनाकर तत्व है एक्चुअली में, है ना। तो ये बहुत सारे परमाणु हैं जो कि अलग अलग रहते हैं, विलगित रहते हैं, यह कोने में रहते हैं, विलगित रहते हैं, ठीक है, जो परमाणु है। तो इसको बोला जा रहा है कि गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन, जो विलगित ऐसे परमाणु बनाया था, जैसे अणु, अणु में परमाणु, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो वो भी बहुत दुर्बलता से बंधा रहता है। इलेक्ट्रॉन है वो किससे बंधा रहता है, परमाणु से। तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो परमाणु, इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। बात क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। समझ आया आपको। ये जो अणु है, मैं उसमें परमाणु, इस परमाणु के जो बाह्यतम कोश उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी एकदम दुर्बलता से बंधा हुआ है। उसको अलग करना है। क्यों अलग करना है? अच्छा, क्वेश्चन ये होता है ना, कई जन पूछ लेते हैं क्यों अलग करेंगे सर, अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा है ये बेचारा, है ना। तो इसलिए अलग करते हैं क्योंकि बहुत सारे तत्व क्या होते हैं, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं किए होते हैं, तो उसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना होता है। तो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन का साझा भी होता है और आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा क्लियर होगी आपको। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आयनन ऊर्जा का मान कैसे कम होता है और कैसे ज़्यादा होता है ना। अब देखिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होगी, ये देखिए, यही क्वेश्चन बार बार आपके माइंड में घूमता रहेगा, क्योंकि मैंने इसके जस्ट पीछे बताया है परमाणु का आकार। परमाणु का क्या बताया मैंने, आकार। उसमें पूछा हो कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। बस ऐसी क्वेश्चन इसमें बनेगा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा। चलिए, तो इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पहले समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन, नाभिक जो भी है ना, तो किसी परमाणु या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाएगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या कम होते जाएगा, मैंने बताया था बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में बताया था, ठीक है। उसी को फिर एक बार उदाहरण दे दूंगा, है ना, कि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ जाती है। मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो कक्षकों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी भी बढ़ जाएगी। चलिए, है ना, जिसके कारण बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, अर्थात कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कम आयनन ऊर्जा लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई, नहीं हुआ, चलो क्लियर कर देते हैं, है ना। चलिए, हमारे पास ये दो तत्व फिर लिए थे, इसी को ले लेते हैं, तीन तत्व। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब क्या बढ़ रहा है, कक्षा बढ़ रहा है। कक्षा बढ़ रहा है तो यहाँ पर नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी कम थी, और कक्षा बढ़ गया मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो नाभिक है, उस नाभिक के बीच जो आकर्षण बल, आकर्षण था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इनके बीच आकर्षण कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर बात, ठीक है। इसीलिए कम आयनन ऊर्जा का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक, उसका उल्टा हो गया कि इसका परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इसका मान ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। चलिए, अब यही दूसरा क्वेश्चन वैसे सेम कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा। चलिए, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अधिकतर आप लोग देखना कि ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो दाएं से दाएं जाने पर बढ़ता होगा। अगर ऊपर से नीचे जाने पर घटता है तो दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। अच्छा, यही तो मैं 2 बार बोल चुका है ना। अगर ऊपर से नीचे जाने पर घटता है तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बस ऐसे ही इसको उल्टा हो जाएगा। तो लेकिन ये याद रखना है कि परमाणु त्रिज्या बोला, परमाणु का आकार बोला गया है, कि आयनन ऊर्जा बोला है, कि विद्युत ऋणता बोला गया है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन ध्यान से लिखिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के अंतिम कक्षा में, जो परमाणु है, ऐसे बीच में परमाणु होता है, उसके जो अंतिम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। 6 कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ती है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रबलता से जुड़ जाते हैं। मतलब मैंने बताया था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, और नाभिक से ज़्यादा क्रिया करेगा, ज़्यादा वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा, तो अच्छा से जुड़ रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रबलता से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये नाभिक है और ये कक्षक है, मान जाए कक्षा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे बल लगेगा, खींचेगा ना ये अपने ओर, और इसको निकालना है तो बहुत बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत जन है ये लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर आकर्षण, प्रतिकर्षण, सब बहुत सारी क्रिया होती है, तो अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये क्लियर हो गया। चलिए, इसी बीच आपके बुक में एक क्वेश्चन आता है कि एक आवर्त
किसी वर्ग में आयन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होता है, ऐसा आता है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके नीचे वाला प्रश्न बता रहा हूँ कि एक ही आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण समझाइए। तो देखिए कि एक ही आवर्त के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर कक्षों की संख्या तो नहीं बढ़ती, लेकिन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी बाएं से दाएं जाने पर ना, ठीक है। और किसका मान बोलते हैं, आयनन ऊर्जा का मान बताया है ना। तथा नाभिक और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी समान रहेगी। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिए ठीक, इसको स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ इसको, प्रश्न उत्तर है ये, है ना। टॉपिक में चलते हैं हम लोग। चलिए आगे हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता, IMP, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होगा। ये आपका क्वेश्चन ज़्यादा पावरफुल नहीं है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। पहले आप अच्छा से क्लियर करिए कि पहले मैंने पढ़ाया आपको परमाणु आकार, दूसरा पहला आपको आयनन ऊर्जा। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है मैंने बार बार बताइए आपको, देखिए बार बार रिपीट करिए और सुनिए, है ना। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में फिर वही क्वेश्चन आएगा कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, विद्युत ऋणता का मान क्या होता है। विद्युत ऋणता भी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होता है ये सब आपको देखने को मिलेगा कि कौन से तत्व का विद्युत ऋणता कम होती है, कौन से तत्व का ज़्यादा होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई EV है। अब क्या समझे भाई, आपको समझना भी जरूरी है, परिभाषा से कुछ नहीं होता बेटा, है ना। चलिए तो मैं समझाता हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि ये हमारे पास एक परमाणु है भाई। अब बीच में क्यों लिख रहे हैं सर, इसलिए बोलते क्योंकि इसको बचाना पड़ता है ना। चलिए तो ये हमारे पास क्या है, एक परमाणु है। परमाणु में मान लो जाए, मैं क्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो जाए तो क्लोरीन की परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए पहला कक्षा यहाँ पर बनाता हूँ 1 और ये 2, दूसरा कक्षा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा कक्षा में 7, 1 2 3 4 5 6 7। और जबकि चाहिए कितना, तीसरा कक्षा में 8, कितना चाहिए 8। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तब ये हो जाता है 8, हो गया 8, है ना, 8 हो गया। तो यही बोला जाएगा कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, ये जो परमाणु है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर बने हुए जो आयन है, जो आयन बनता है यहाँ पर, है ना, बने हुए आयन है उस पर एक ऋण आवेश आता है। मतलब क्लोरीन ये ऋण आवेश का आता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है, और लेता है वो कौन सा आयन बनाता है भाई, माइनस आयन बनाता है। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, है ना। तो क्या होता है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा, एनर्जी फ्लो होती है ना। तो उसी निकली हुई ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग और समूह दोनों सेम है ना। एक बार सर समूह बोले, एक बार वर्ग बोल रहे हैं, मत कंफ्यूज मत होना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी। बस यही दो ही क्वेश्चन घूमते रहेंगे हमारे माइंड में। चलिए तो उत्तर भी आ गया कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। किसका मान कम होता है भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है ऊपर से नीचे जाने पर। क्यों, अब देखिए, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है। मैंने शुरू में बता रखी है कि ऊपर से नीचे जाएंगे मतलब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। ये कक्षक लिखते हैं ना, एक्चुअली में ये कक्ष है, क्या है, कक्ष है ना। लेकिन हम लोग नॉर्मली भाषा में कक्षक लिख देते हैं, लेकिन कक्षा और कक्ष में फर्क है, वो आप लोग 11वीं में समझ पाओगे। लेकिन आप लोग कक्षक यूज़ कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ जाती है तथा नाभिक व बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए, नाभिक व बाह्यतम कक्ष, ये बीच का नाभिक और ये हो गया बाह्यतम कक्ष। अब एक ही कक्षक बनाया हूँ ना मैं, बहुत सारे ऐसे कक्षक होते हैं उधर, है ना। तो नाभिक, ये हो गया नाभिक।
नाभिक व बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कक्षा कैसे बढ़ते जाता है ना, बहुत सारे कक्षक बढ़ जाते हैं, कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है बोला जा रहा है, जिसके कारण नाभिक व बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फलस्वरूप परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। ठीक, अब इस एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी। ये आपका माइंड बताएगा उस टाइम ना। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ कि आयनन ऊर्जा में मैंने क्या बताई है आपको, अभी आयनन ऊर्जा में क्या बताइए आपको कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, तो आयनन ऊर्जा का अगर याद है आपको कम होता है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी याद हो गया। कैसे कि इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मान क्या होता है, कम होता है। दोनों सेम जुड़वा भाई है ना। चलिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त लिखते हैं यहाँ पर ना, उस जगह वर्ग लिखते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे बात करते हैं और आवर्त में से बाएं से दाएं बात करते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। चलिए, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको कि यहीं पर हम लोग क्या पढ़े थे, आयनन ऊर्जा में बाएं से दाएं जाने पर मान क्या होता है, बढ़ता है, बस इसमें भी बढ़ता है। तो ये पूरा सेम हो गया। आयनन ऊर्जा में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। उसी तरह ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। आयनन ऊर्जा का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तथा नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अधिक ऊर्जा निकलती है, अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्लियर हो गई है ना। अब चौथा नंबर का आता है विद्युत ऋणता। चलिए भाई, कि इतने सारे हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। इसको ऋण विद्युता भी कहते हैं ना, कंफ्यूजन मत होना, ऋण विद्युता। ठीक है, हाँ, तो ऋण विद्युतम क्या होता है, देखिए किसी यौगिक के अणु में, ठीक है, किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा माइंड की जरूरत पड़ेगी, और जब माइंड बढ़ रहा था उस टाइम आप लोग जो ग्लास पकड़ के गए थे उसको कम मिला होगा माइंड, और जो बड़ा वाला बर्तन पकड़ के गया तो उसको ज़्यादा माइंड मिला होगा, और जो टब पकड़ के गया तो उसको और ज़्यादा वाला माइंड मिला होगा, है ना। ठीक है, तो वैसी वाला माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो चन्नी पकड़ के गया होगा उसका क्या हाल होगा मेरी पता नहीं मेरे को। तो विद्युत ऋणता क्या है कि किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। चलिए समझा देता हूँ इसको भी। ठीक है, क्या याद रखोगे आप लोग। चलिए, तो मैंने क्या बताया अभी कि किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा, चलिए ये यौगिक हो गया। यौगिक क्या होता है, एक तत्व से मिलकर बनता है। क्या यौगिक है वो, दो या दो से अधिक तत्व है। चलिए सोडियम और क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाता है, इसकी संयोजकता 1 होती है, +1 होती है, इसकी संयोजकता -1 होती है। जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 10 11। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका कितना होता है 17। इसका क्या होता है 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जी, तो 7 हो गया। चलिए ठीक, हाँ, अब इस तक देखिए, दोनों को अच्छे देखना ना, क्लियर करना। ठीक, और मैं एक और बताऊंगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है इसको। ठीक, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती थी, 1 की जरूरत पड़ी है, तभी तो 2 8 हो जाएगा, ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, और ये 1 इसको देगा तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये अक्रिय गैस विन्यास। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा फिर 2 और 8, एक यहाँ पर चला गया ना, इसका क्या हो जाएगा 2 8 8। चलिए कंप्लीट हो गया। तो इनमें लेना और देना चल रहा है, बात समझ रही, लेना और क्या चल रहा है, देना। तो ये हो गया आयनिक यौगिक। कौन सी यौगिक बोला जाता है, आयनिक यौगिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सहसंयोजी यौगिक। उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। मैं ये सब जो
बहुत सारी जो ढम ढम कर रहा हूँ ना, है ना, ये किसको समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको कि सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक में क्या फ़र्क है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं H2O में। ये है जल। तो देखें, ये सोडियम और क्लोरीन का बात ख़त्म। अब देखें, हाइड्रोजन हमको 2 है हमारे पास और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है। चलिए, हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होता है, 1 होता है, इसका भी 1 होता है। और हाइड्रोजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो हाइड्रोजन का तो नहीं कर सकते हैं, इसका ऑक्सीजन का निकालते हैं 8 है इसका परमाणु क्रमांक, तो हो जाएगा 2 और ये 6। ठीक है, अब 6 है और आप तो जानते हैं कि 2 और 8 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त तब होता है। तो 2 और 8 तो 6 है, तो कितने की जरूरत पड़ेगी मुझे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेता है हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, और एक इससे लेता है दूसरे हाइड्रोजन से। चलिए अब इधर आ देते हैं, इसका तो काम कंप्लीट हो गया, 2 और 6, 2 और 6 है ना अपने पास, और एक इससे ले लिया तो 6 के बाद ये 7 हो गया, एक इससे ले लिया तो कितना हो गया, 8। अब भैया हाइड्रोजन के पास खुद एक ही था, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है, आप जानते हो ना, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। इसका परमाणु कितना होता है, 1। आप एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन का +1 और -1 भी होता है, क्योंकि इसको आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है ना। तो इसका ऑक्सीजन का अगर 2 और 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब ये माइनस में आएगा, मतलब ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो ये दोनों किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा इसको आप चलते हैं कि इसने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो भैया इसके पास तो कुछ नहीं बचा हाइड्रोजन के पास। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो कैसे साझा करते हैं, देखिए ध्यान से कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देता है, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देता है, और ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक पूर्ण हो गया, और दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो क्या करता है वो, 1 2 3 और 4 को तो आपके पास रखता है, लेकिन 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, किसके साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। तो ये ऐसे साझा होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ठीक, और ये ऐसे साझा करता है ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये बीच में है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन किसका हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। तब एक और सिचुएशन देखिए, इसको ऐसे और लिखते हैं। अब बताओ मुझे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन का भी है, इधर का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी है। बात क्लियर करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी है। तब क्लियर करिए आप, हाइड्रोजन को कितने की जरूरत पड़ेगी, पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को 2 मिला, 1 और 2, क्योंकि ये एक है वो ऑक्सीजन का था, एक हाइड्रोजन का था, दोनों ने साझा किया तो दोनों जाने क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन के पास चाहिए है ना, इस हाइड्रोजन को पहले कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2, तो 1 और 2, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया ना, वो साझा किया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 की जरूरत पड़ी, 2 क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बता देता हूँ आपको, 2 और 6 है, और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया 8 ऑक्सीजन को, इस तरह से साझा हो गया। अब हमारा पॉइंट आता है कि विद्युत ऋणता कि किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु के, ये यौगिक हो गया ना, H2O यौगिक हो गया ना, तो किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा, ये सब उसका क्या हो गया, परमाणु हो गया, क्या हो गया, परमाणु, और उस परमाणु के द्वारा साझक इलेक्ट्रॉन, ये जो साझक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 जने साझक इलेक्ट्रॉन है, उस साझक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है, ठीक, विद्युत ऋणता कहलाती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। कई बार क्या होता है, दो तत्व के बारे में बता देते हैं कि सोडियम और ये कोई दूसरा तत्व, दोनों बताइए कि किसकी विद्युत ऋणता कम होती है या ऋण विद्युतता कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। मैं क्लियर कर देता हूँ उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या परिवर्तन होता है, क्लियर हो रही है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता है, विद्युत ऋणता का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
परमाणु में एक कक्षक बढ़ जाता है। अब एक कक्षक बढ़ गया, क्यों बढ़ता है मैंने बता दिया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कक्षक बढ़ता है, तो एक कक्षक बढ़ जाता है जिससे साजित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो साजित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक यहाँ पर ऑक्सीजन कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कर लेते हैं, ऐसे। तो एक कक्षक बढ़ जाता है जिससे साजित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये जो साजित इलेक्ट्रॉन है और ये साजित इलेक्ट्रॉन है और इसका जो नाभिक है और इसका भी जो नाभिक है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे साजित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अतः विद्युत ऋणता का मान अधिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई इसकी दूरी बढ़ गई ना, नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ गई, तो बाह्यतम कोश से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना है या निकालना है तो उसके लिए कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। यही है कि जिससे साजित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे साजित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में अधिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अतः विद्युत ऋणता का मान कम होगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता है ना। और इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान कम होता है। तो बता दूं कि आयनन ऊर्जा में भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, और विद्युत ऋणता में भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। तो ये तीनों जने भाई हो गया, तिड़वा भाई हो गया, जुड़वा के बाद तिड़वा भाई हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि आयनन ऊर्जा में मैंने बताया कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में मैंने बताया कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। उसी तरह सेम इसमें भी रहेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्या परिवर्तन होगा। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। ठीक, सब में बढ़ता है तो इसमें भी बढ़ जाता है ना। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु में कक्षक तो नहीं बढ़ते हैं, कक्ष तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिससे नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे साजित इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, अतः विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। ठीक, अब इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। चलो मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास है बेरिलियम, इसी चीज़ का उदाहरण देते हैं, सर मत बोलना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैं दूसरा का भी दे सकता हूँ, चलिए, है ना। तो तीनों का दे दिए, इसका परमाणु क्रमांक 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। ठीक, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान विद्युत ऋणता का मान कम होता है। क्यों कम होता है भाई, बताता हूँ कि ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षा, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। 4 इलेक्ट्रॉन है क्या, एक और ये 2, एक और ये 2, चलिए 12 इलेक्ट्रॉन है, एक और ये 2, और यहाँ पर कितना रहेगा 8, 8 2 10, और एक कक्षक और बढ़ जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसमें 4 कक्षक कर देते हैं। पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 20 है तो जी, दूसरा में 8, तीसरा में 8, 2 8 10 10 18 18 2 20। तो इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, मतलब आकार बढ़ रहा है, मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ रही है। अब क्या होता है कि आवर्त सारणी में वर्ग में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम हो जाता है। विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है, और नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। फिर आगे बढ़ता है तो फिर नाभिक बढ़ गया, कक्षक बढ़ गया, कक्षा बढ़ गया तो फिर नाभिक के बीच दूरी बढ़ गई, फिर यहाँ पर और कक्षा बढ़ गया तो और दूरी बढ़ गई। तो ये दूरी बढ़ जाती है ना, जिसके कारण ना अपने को विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ती है। ठीक, यही बोला गया है ना, विद्युत ऋणता का मान क्या होती है, बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर, है ना, विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के कक्षक तो नहीं बढ़ते हैं, अब बाएं से दाएं ले जाते हैं। चलो, बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरान, बोरान के बाद कार्बन, इसका 5, कार्बन का 6। तो बेरिलियम का, ये कार्बन का, बोरान का, और एक कार्बन का, एक कक्षक, 2 कक्षक, एक कक्षक 2, एक कक्षक 2, 2 ही कक्षक है सब में। ये 4 का, उसके 5 का देखेंगे तो 1 और 2, 1 2 3, 6 का देखेंगे तो 1 और 2, 1 2 3 4। तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा बल लगाएगा ना,
ये ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा ये जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बल लगा रहा है इधर, इधर 3 इलेक्ट्रॉन बल लगा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बल लगा है, तो इसका आकर्षण बल थोड़ा सा कम रहेगा, इसका उससे ज़्यादा रहेगा, इससे और ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है ना सामने में। चलिए, तो दाएं से बाएं जाने पर परमाणु में कक्षक तो नहीं बढ़ते हैं, मैंने बताया अभी कक्षक सबका 2 ही होता है, लेकिन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिससे नाभिक का बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, बताया अभी, जिससे साजिल इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, अतः विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाएगा। कंप्लीट। ठीक है, तो आप तीनों को याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, ये सब सेम है ना, क्योंकि इसमें दोनों सब मान परिभाषा बस में दिक्कत होगी आपको। चलो, तो कुछ प्रश्न उत्तर भी चलते हैं हम लोग। इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रश्न उत्तर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी पास, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए और लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है? विद्युत ऋणता व इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे से भिन्न है, चूंकि विद्युत ऋणता से सहजीवी बंध से जुड़े 2 परमाणुओं के साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण है, अतः यहाँ सापेक्ष संख्या है, वह इसकी कोई इकाई नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है, जिसकी इकाई ईवी है। क्लियर। यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है कि किसी वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, किस वर्ग की, इसको देख लीजिए। संयुगी विकल्प भी देख लीजिए। मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया जाता है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण। ठीक है, सोडियम लिथियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, किसमें एक क्वेश्चन आता है कि लिथियम सोडियम कौन बड़ा है, पोटेशियम सोडियम कौन है, और इस भी आता है कि किसका विद्युत ऋणता का मान। आपको मैं ये याद होना चाहिए कि सोडियम लाइट लेफ्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा। क्लियर होगी। क्वेश्चन और चलते हैं कि हाइड्रोजन को किस समूह या किस वर्ग में रखना चाहिए। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए आगे, ये बुक का क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बड़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। कारण लिखा गया है, आप देखिए एकदम क्लियर करिए। ठीक है, उसी क्वेश्चंस का आधा सोडियम और पोटेशियम में, पोटेशियम परमाणु का आकार बड़ा है। क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। 3 तत्व ए बी एम सी के परमाणु संख्या क्रमशः 9, 3, 9, 11 है। ये क्वेश्चन भी है आपकी पुस्तक में, इसका उत्तर देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है कि किसी 3 तत्वों का परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 से बताइए कि कौन संख्या वर्ग 18 का है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पिछला क्वेश्चन था कि परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा परमाणु संख्या वाला तत्व वर्ग 13 का है। ठीक है, तत्व भी है, ये सभी तत्व की सवर्तक हैं। चलिए इधर देखिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आपको हर अध्याय का आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा, आप सब्र रखिए, डिटेल भी समझाया जाएगा और प्रश्न उत्तर भी दिया जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन का उदाहरण दिखे है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित दोनों में किसका परिवर्तन होता है। संयोजकता, परमाणु आकार, आयन अनुभाग, विद्युत ऋणता, सब मैंने पढ़ा रखी है। एक तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तथा वहाँ तत्व ए के साथ अभिक्रिया कर AB2 प्रकार का अनिक यौगिक बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या होगी। क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ठीक, इस तरह से आपको पूरा प्रश्न उत्तर और अच्छे से आपको कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा, है ना। 2 दिन के अंतर्गत आपको
अध्याय 5 के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि असाइनमेंट के आधार पर वीडियो मिलती है, ठीक है। अध्याय 17 चल रहा है अभी, उसको भी क्लियर कर देंगे। तो आप चैनल को शेयर करिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको वीडियो लाइन से अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए मेरा, है ना। टेलीग्राम, उसमें क्या लिखना है आपको कि 10th साइंस क्लासेस विथ, ठीक है, विथ ये लिखिएगा आप, है ना, निकल जाएगा। आपको 11वीं वाले को कुछ चाहिए तो 11th बायोलॉजी क्लासेस विथ, 11th का केमिस्ट्री चाहिए तो 11th केमिस्ट्री क्लासेस विथ, 12th चाहिए 12th बायो क्लासेस विथ, 12th केमिस्ट्री क्लासेस विथ, ऐसा, ठीक है। आपको टेलीग्राम में पूरा चैनल मिलेगा, सर्च करना है, ऐसे करके सर्च करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। फिर लाइन से दिखेगा प्रत्येक लेसन आपको क्लियर।